नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी वाले हमारे बाबा रामदास जी आज हमारे साथ हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होनी हो गई है और मेरे ख्याल से इस एक बहुत बड़े कार्य से उत्तर प्रदेश को कम से कम जातिवाद की राजनीति से मुक्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब सब लोग राम जी की शरण में है, सारे हिंदू उन्हीं की शरण में। पर अभी भी एक नया एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें पता चला कि कुछ लोग जो है एक जाति विशेष के राजनीति के जो हमारे क्या कहते हैं प्रतिनिधि, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सब लोग जानते हैं, कहने की बात नहीं है, क्योंकि नाम लूंगा तो फिर यह हो जाएगा कि हम लोग एक जाति विशेष की बात करें। नहीं, सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश को इस समय जातिवादी राजनीति की आवश्यकता है या ये समय कुछ और मांग रहा है बाबा जी? क्योंकि इन लोगों की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, उत्तर प्रदेश का चुनाव है 1 साल में, और अब भाजपा को हराने के लिए या योगी जी को हटाने के लिए एक ही चीज दिख रही है कि हिंदुओं को जाति में तोड़ो। आपका क्या कहना है बाबा जी, क्या हो रहा है और इस कंट्रोवर्सी से क्या मिलेगा? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहली एक बात बता दूं कि भारतीय राजनीति में और पूरे समाज में जाति एक बहुत कड़वी सच्चाई है और आज भी हिंदुस्तान में बहुत से लोग जाति को देखकर ही वोट करते हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते और इस तथ्य को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। और पूरी की पूरी राजनीति आज भी जाति के अराउंड ही इवॉल्व करती है। टिकट वितरण से लेके हर चीज, टिकट किसको देना है, किस सीट से कहां देना है, किस सीट पे कितने किस जाति के वोट हैं, इसको देखे बिना आप राजनीति कर ही नहीं सकते। उसके बाद मंत्रिमंडल कैसे बनाना है, किस क्षेत्र से किस जाति के कितने नेता लेने हैं, मंत्री बनाने हैं, ये सब कुछ। पर बात यह ना कि क्या वाकई अभी भी ऐसे क्षत्रप बचे हैं जो कि किसी जाति का पूरा वोट किसी पार्टी की तरफ टिल्ट कर सके? ये एक सोचने वाली बात जरूर है। तो पिछले चुनाव में बताया गया कि पिछले कुछ चुनावों में उत्तर प्रदेश के 80% ब्राह्मण जो हैं वो बीजेपी को वोट करते आए हैं, आगे भी करेंगे। कुछ स्थानीय मुद्दों पे छोटी छोटी मोटी नाराजगियां हो सकती हैं। अच्छा, ब्राह्मणों के साथ ऐसा है कि पुराने समय से ही उनके साथ एक बेनिफिट रहा कि शिक्षा में वो आगे रहे। भाई, ट्रेडिशनली शिक्षा पढ़ना पढ़ाना काम ही ब्राह्मणों का था, तो ब्राह्मणों ने शिक्षा में सबसे आगे थे और उस अपने शिक्षित होने का फायदा उठा के यहां तक पहुंचे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो उस जमाने में अपनी शिक्षा का फायदा इन्होंने दो तरीके से उठाया। सबसे पहले तो सरकारी नौकरियों में और राजनीति में। तो सर, अब समय गया है बदल, अब जमाना हो गया है ओबीसीज का, और शिक्षा का जो ऐसा वही शिक्षा वो कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वो मोटा होगा, तगड़ा होगा। तो सर, अब तो शिक्षा सबके लिए सुलभ हो गई है और अब तो और ज्यादा सुलभ होती जा रही है। पहले तो शिक्षा के लिए आप कम से कम एक यूनिवर्सिटी के या एक तंत्र के मोहताज थे, आजकल तो शिक्षा तो ओपन हो गई है, घर बैठ के चाहे जो मर्जी शिक्षा ले लीजिए आप। तो शिक्षा का जो विकेंद्रीकरण हुआ उसका फायदा सभी लोगों ने उठाया। तो आज ओबीसीज, इवन दलित्स, ईबीसीज, ये सभी वर्ग अपनी शिक्षा के बल पे और अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो विकेंद्रीकरण था ना, एक जगह जो सारी पावर्स एक जगह जाके कन्वर्ज हो रही थी,
अब वो डिसेंट्रलाइज हुआ है। इस बात को इस बात को सबको समझ लेना चाहिए, सब समझ भी गए हैं। इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, वो ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये जो मीटिंग हुई है ब्राह्मण विधायकों की, इससे पहले ठाकुरों की भी हो चुकी है, लोधियों की हुई थी, कुर्मियों की हुई थी, राजभरों की हुई थी। ऐसे जातीय सम्मेलन, जातीय मीटिंग्स होती रहती हैं। इसमें उनमें सिर्फ अंतर सिर्फ इतना ही है सर कि जो ठाकुरों की मीटिंग हुई थी उसकी संगठन की जानकारी थी, उसमें संगठन के लोग बैठे थे, कुर्मियों वाली में भी बैठे थे, लोधियों वाली में भी बैठे थे। इसमें संगठन का कोई व्यक्ति नहीं था या संगठन को जानकारी नहीं थी इसकी। एक तो ये फैक्टर है, संगठन जो नाराज हुआ है वो इसलिए कि आपने हमारी जानकारी के बिना, और ये एक प्रकार से आर्म ट्विस्टिंग, ब्लैकमेलिंग, विद्रोह किस्म की बू आ रही थी इस मीटिंग से। इसको इस रूप में देखा है संगठन ने, इसीलिए फिर जो है वो फटकार लगाई है। पर इस मीटिंग से कम यह तो जाता है कि अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति जातिवाद से बाहर निकल रही थी, वापस घसीटी जा रही है। और सब ब्लैकमेल तो मोदी और शाह जी को दुनिया नहीं कर पाई, तो कौन क्या ही कर लेगा ब्लैकमेल। बहुत बड़े बड़े लोग आए ब्लैकमेल करने की प्रक्रिया में। पर एक बात और है बाबा जी कि पहले चलिए जातिवाद की राजनीति आवश्यक थी क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे। नेहरू और सोशलिज्म, समाजवाद और जो माफिया राज था, वहां पर पूरी सरकारी रिसोर्सेज बड़े चंद हाथों में थे, उन्हीं के माध्यम से निकलते थे। तो आदमी अपने जाति के नेता को आदमी को नेता बनाता था ताकि उससे वो बेनिफिट ले सके। पर आज अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो सबके लिए है। आज अगर रोड बन रही तो सबके लिए बन रही है। आज अगर बिजली आ रही तो सारे जिलों में आ रही है। अखिलेश काल की तरीके से नहीं कि खाली सैफई और रामपुर और इटावा मैनपुरी में बिजली आ रही है और बाकी पूर्वांचल बुंदेलखंड अंधेरे में डूबा हुआ है। आज अगर जल जीवन मिशन चल रहा है तो हर गांव गांव में जा रहा है। तो जनता की अगर सारी सुविधाओं का ख्याल एक सरकार कर रही है तो क्या अब, और जाहिर सी बात है सबसे बड़ा दुश्मन तो मुसलमान बैठा हुआ है, तो दंगा कराने को, फटने को तैयार बैठा है। क्या ये खतरा भी नहीं दिख रहा? एक तरफ विकास दिख रहा है और एक तरफ खतरा दिख रहा है। क्या दोनों चीजों से आंखें मूंद रहे हैं जातिवादी नेता? सर देखिए, नेता जातिवाद करने की कोशिश करेगा, परंतु पब्लिक नहीं सुन रही। पब्लिक जो मूड बना के बैठी है ना, वो बैठी है। थोड़ा बहुत दाल में नमक बराबर फर्क पड़ता होगा, निश्चित पड़ता होगा, पर ये कोई समझ ले कि वो पूरे इलेक्टोरेट को डिक्टेट कर लेगा और सारी इलेक्टोरेट उसके पीछे उठ के चल पड़ेगी, ये गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है। और सर पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा कि जाति बंधन टूट रहे हैं। बिहार में हमने देखा है, बिहार में जिस तरीके से मुसलमानों ने और यादवों ने वोट किया है, वो इंडिया अलायंस के नेताओं के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुसलमान वोट भी बटा है और बहुत कायदे से बटा है, और यादव वोट भी बटा है बिहार का। हालांकि अभी तक भी पूरे आंकड़े नहीं आए हैं ईमानदारी से, पर लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि लगभग 35% तक यादव वोट जो है वो बीजेपी को मिला, या बीजेपी नीतीश कुमार या एनडीए को मिला है, अप टू 35%। हरियाणा महाराष्ट्र के भी रिजल्ट्स कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको हरियाणा में जाटों का बताता हूं सर। 30 to 35% जाट्स हैव वोटेड ओवरवेलमिंगली फॉर बीजेपी। लाख आप जाट पॉलिटिक्स कर लीजिए, सब कुछ के बाद भी 30 से 35% जाटों ने बीजेपी को वोट किया, और सरेआम किया। गांव में बोल के करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं। वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं, कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू। तो सर वो तो ऐसी बात नहीं है। ये कितने भी कोशिश कर लें, जातीय पॉलिटिक्स टूट रही है, और हिंदू अब हिंदू बन के वोट कर रहा है।
और ये यही तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के दलों के लिए। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि यदि सब लोग अपनी जाति भूल के सचमुच हिंदू बन के वोट करने लगे तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज हरियाणा में सबसे बड़ा इश्यू यही है। आज हरियाणा में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि जाटों को सिर्फ यह समझा रहा है कि नहीं 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 नहीं, तुम हिंदू मत बनो, तुम जाट ही रहो। पर 35% जाट कहता नहीं हम हिंदू हैं। सर पर 2024 का जो रिजल्ट था उत्तर प्रदेश में, तो वही जातीय राजनीति दिखी सब कुछ होने के बाद। तो उत्तर प्रदेश ने तो 2024 में बड़ा अलग बिहेव किया। क्या वही इनका एक मतलब उम्मीद की किरण है जातिवादी राजनीति के लिए? जी मैं ये मानता नहीं हूं, मैं नहीं मानता हूं। उत्तर प्रदेश का 2024 का लोकसभा चुनाव का असली न तो सही से समीक्षा हुई न सही से कारण समझ में आए। वो भाजपा की अंतर्कलह, भाजपा की इलेक्ट पुलिंग आपस में और एक दूसरे को निपटाने में ज्यादा फोकस था। कुछ नेता जो है वो एक दूसरे को निपटाने के लिए ही लड़ रहे थे और अब की बार 400 पार वाले नारे ने डैमेज किया था। थोड़ी बहुत नाराजगी थी पर वो इतनी बड़ी नहीं थी कि इतनी सीटें बीजेपी आ जाती। वो जानबूझ के संगठन में फूट और संघ का उदासीन हो जाना, ये तमाम फैक्टर्स थे। अदरवाइज मैं नहीं मानता हूं कि बहुत ज्यादा जातिवाद पे वोट पड़ा इस वजह से वो रिजल्ट आया। नहीं जी बाबा जी, आप क्या सोचते हैं इस समय? मान लीजिए चलिए जो भी जातिवादी राजनीति करना चाहता है या कर रहा है या मानसिकता से है, क्योंकि वो उसी पीढ़ी से आ रहा है, उसी राजनीति से आ रहा है जिसने यूपी में जीवन भर में जातिवाद राजनीति ही देखी है। कम से कम 2014-17 तक तो यही रहा है, यही मूड था, यही यहाँ का प्रक्रिया चल रही थी। पर अभी भी इस काल में किस प्रकार के लोग जातिवादी राजनीति करना चाहते हैं और जनता को अभी भी जाति में ही रखना चाहते हैं कि थोड़ा सा मुसलमान वोट बैंक मिल जाए और साथ में हम चलें तो सत्ता में आ जाएंगे। ये क्या मानसिकता है बाबा जी? ये इस समय काल को क्यों नहीं समझ पा रहे? आपने एक बात बताई और आपकी पोस्ट अभी मैंने पढ़ी, उसमें आपने यह भी कहा कि इन्हीं जाति वाले लोगों का बहुत बुरा हश्र किया था अखिलेश के काल में। क्या इंसिडेंट था सर? जरा एक वो भी आप अगर साझा कर सकें। वो मुलायम सिंह जी के शायद जमाने की बात है। एक पंडित जी थे, उनके पड़ोस में के एक ब्राह्मण लड़के के साथ यादवों की एक लड़की जो है वो भाग गई। तो गांव के सब यादव जुट के आए और वो पंडित जी के साथ मारपीट करने लगे कि तुम्हारा लड़का उस लड़के का दोस्त है और तुमको पता था ये और तुमने हमें बताया नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि जो पंडित जी की वाइफ थी उनको पकड़ के जो है उनका मुंह काला करके उनके चप्पलों की माला पहना के उनको पूरे गांव में घुमाया गया था और बहुत प्रताड़ित किया गया था ब्राह्मण परिवार को, और ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था गांव में। ये इटावा अपराधी कौन थे? यादव जी लोग थे, इटावा मैनपुरी। तो हाँ, तो वहां पंडित जी लोगों का संगठन आया, थाने गया, और तो उस जमाने में आपको पता है यादवों के खिलाफ कोई कंप्लेंट होती ही नहीं थी। यादव और मुसलमान के खिलाफ एफआईआर लिखना वर्जित था, मना किया गया था, नहीं लिखी जाएगी। तो थाने ने बोला सर हम हेल्पलेस हैं, आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। वो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे थे। तो ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके पास गए सब लखनऊ में, उन्होंने साफ मना कर दिया। अभिषेक मिश्रा के पास जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। अखिलेश के बहुत क्लोज थे, बेशक क्लोज थे, पर वो अखिलेश के इनके सैफई के इलाके की बात थी, इनके होम डिस्ट्रिक्ट की बात थी मुलायम सिंह के। तो जितने भी ब्राह्मण नेता थे सबने हैंड्सअप कर दिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अखिलेश से या मुलायम सिंह से पूछ ले कि क्या हो रहा है। और सोशल मीडिया उन दिनों इतना एक्टिव था नहीं, ये तब की बात है जब सोशल मीडिया नहीं था। घर की इज्जत को सड़क पर
हाँ, तार-तार बकायदा किया उस गया था। महिला को सड़क पे जो है मुंह मुंह काला करके और गले में चप्पलों की माला डाल के पहनाया गया था, अखबारों में खूब छपा था। सर एक शाहजहांपुर का ब्राह्मण पत्रकार भी तो था जिसको जिंदा जला दिया गया था। ऐसे तो सर अगर ऐसे केस गिनने लगेंगे तो सैकड़ों हुए हैं मुलायम सिंह और अखिलेश के शासनकाल में, सैकड़ों केसेस मिल जाएंगे पूरा जहां मुजफ्फरनगर ब्राह्मणों के दंगा साथ हुआ सर। जहां ब्राह्मणों के साथ अच्छा खासा उत्पीड़न हुआ है। नहीं, एक मैं आपको पश्चिम बताऊं, में भी एक जाट तंत्र है जिसको जातिवादी राजनीति करने की बड़ी इच्छा है। अखिलेश काल में तो उसने दंगा झेला है, मुसलमानों का पर आक्रमण सर एक झेला है। बात बताऊं ना, माना ना जाटों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गुंडागर्दी की आज तक कभी कोई वो नहीं आई है। जाटों ने क्योंकि वो अपने गांव में अपने लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ कभी किसी किस्म की ऐसी गुंडागर्दी की कभी आज तक कोई रिपोर्ट मैंने नहीं सुनी। छोटी मोटी देखिए, छोटी मोटी घटनाएं हो जाए, दो लोग आपस में लड़ पड़े, वो अलग चीज होती, पर इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में कभी भी नहीं, नहीं, नेवर। मैं कह रहा हूँ कि जो जातिवादी राजनीति करता है उसको मुसलमान वोट बैंक का साथ लेना पड़ता है। तो मुसलमान जब पावर में आ जाता है तो वो आप ही के तो वो भस्मासुर हो जाता है, पहले वो आप ही को मारना शुरू करता है। अगर यादव और मुसलमान में आपस में कोई कहीं कुछ अपराध हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो वहां तो यादव जी लोग को दबाया गया, मुसलमान का बात माना गया है। ये तो अखिलेश काल हाँ, का सत्य रहा है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि अगर यादव हायरार्की और होती है। मुसलमान लड़ पड़ेंगे तो अखिलेश पहले मुसलमान का पक्ष लेंगे, यादव को पूछने नहीं जाएंगे। जी। तो सर तो बाबा ये जी, तो अखिलेश की पूरी पॉलिटिक्स ही इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। भाई गाय पर अगर अब आ उठाता जाते हैं है, कि क्या बूचड़ खाने में पंडित गाय जी को, काटता है तो वो हिंदुओं की गाय ही तो होती हैं। कौन सा मुसलमान गाय पाल रहा है? सर वो जब गाय काटता है तो वो सिर्फ सिर्फ उसका उद्देश्य सस्ता भोजन नहीं होता है, वो अपनी सुप्रीमेसी, अपना इंडस्ट्री है सर पूरी। प्रभुत्व, वो हिंदुओं पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, उनको दिखाना चाहता है। वो एक प्रतीक है कि मैं ऐसे ही तुम्हारी भी गर्दन रेतूंगा, है हिम्मत तो आके बचा लो। तो सर ये अब आपको लगता है 2027 के चुनाव में ये जो नैरेटिव चल पड़ा है जातिवादी राजनीति का, इसको ये नैरेटिव चलता रहेगा या ये इस पर पानी डाला जाएगा, या कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे की बात जो एक्चुअल है, जो चल रहा है, भाई बांग्लादेश में जो हो रहा है क्या इस उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? संभल में नहीं हुआ है क्या? संभल में तो एक ब्राह्मण परिवार को ही टायर आग गले में डाल के आग जला दिया गया था। तो बस एक आखिरी सवाल सर इस घटना से संबंधित, कि कैसे आंख मूंद लेते हैं ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग इन सब चीजों से? किस चीज के लिए? सर वो हमारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है ना, हम वोटरों का, ये उसका फायदा उठाते हैं। हम कैसे भूल जाते हैं? बड़ी बात। अच्छा, सबसे अच्छा एक चीज बताऊं, सबसे विडंबना क्या थी, ये जो आपने जिस घटना का जिक्र किया मैनपुरी जिले में, वो जो पंडित जी थे वो सपाई थे। उस पूरे इलाके में ब्राह्मणों का वोट सपा को मिलता था। पंडित जी ले जाके दिलवाते थे। हाँ, वो पंडित जी नेता थे सपा के। तो बात यह ना कि हिंदू वोटर इतनी जल्दी भूल कैसे जाता है? और वही सैफई इलाका है जहां से आज तक खाली सपा ही जीतती, चाहे विधायकी हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे कुछ भी, इस घटना के बाद भी। बिल्कुल ठीक है बाबा जी, तो मुझे लगता है अभी एक साल है चुनाव का और उत्तर प्रदेश है, तो इसको जातिवादी रंग में रंगने का प्रयास किया जाएगा नहीं एक सर, वर्ग द्वारा। एक बात बता दूं आपको, जी जी। जातिवाद कितना भी हो जाए सर, जो जो विकास की राजनीति है ना, विकास की जो पॉलिटिक्स है, उसका भी अपना बहुत बड़ा ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा पुल है, और वो ही हावी रहेगी। आज यूपी में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, औद्योगिकरण, जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है,
मैं आपको कल की रिपोर्ट बताता हूं, कल की। कल एक बनारस के एक मित्र हैं, उन्होंने लाइव किया है, लाइव, और भीड़ दिखा रहे थे बनारस की, यात्रियों की भीड़, और हाथ जोड़ रहे थे कि अरे भैया लोगन मत आवा, बहुत हो गया, अब ना बर्दाश्त होता। सर, रिलीजियस टूरिज्म ने इतना जबरदस्त इकोनॉमिक बूम लाया है भारत में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अभी माघ मेला फिर आने जा रहा है प्रयागराज में, 15 करोड़ लोग स्नान करेंगे। सर, 15 करोड़। कल बात हो रही थी तो वो वहीं थे, माघ मेला का पूरा व्यवस्था कर रहे थे। जी, वो कह रहे हैं कुंभ जैसा ही है भाई। नहीं नहीं, और उसके बाद वो कल बनारस में चर्चा हो रही थी कि अरे यार भाई, पिछले साल वाला बैकलॉग खत्म नहीं बल तबले माघ मेला आ गल, 15 करोड़ आ रहे हैं, जिसमें से 5 करोड़ बनारस जरूर आएंगे, अयोध्या जी जरूर आएंगे। सर, 1 जनवरी को मुझे पता है, मेरे जानने में 10 लोग हैं जो 1 जनवरी अयोध्या जी। तो सर, कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आप ये देखिए ना, जनता तक सीधे जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या जनता को इन जातिवादी नेताओं की जरूरत है? सर, एजुकेशन से धीरे धीरे नेतृत्व की है नहीं, जरूरत है बिल्कुल नहीं। जी। जनता को असली चीज है, उसको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, उसको अपने परिवार की एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको अपने बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, उसको अपने जनता को अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, मान लेते हैं थोड़ी देर, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए भी क्या इन नेताओं की जरूरत है, जातिवादी वालों की, या सशक्त नेतृत्व की जरूरत है? तो सही पूछा जाए तो जनता को तो अब नेता की जरूरत ही नहीं है। एक बस जो प्रदेश में एक नेतृत्व है वो सही से काम करता रहे, एक गवर्नमेंट है अच्छी, वो काम करती रहे, तो जनता को तो किसी एमएलए या किसी एमपी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। और एक बात आखिरी बार टिकट कंफर्म कराने आपका कौन कब गया था विधायक जी के पास? सही बात है, वो जमाने खत्म हो गए। अब तो बताइए ना, कचहरी और थाने की दलाली के अलावा नेता की जरूरत कहां पड़ती है आम आदमी को, आम पब्लिक को? सिर्फ आपकी इस बात से सबसे महत्वपूर्ण सवाल निकलता है, क्या यही नियंत्रण इन नेताओं के हाथ से हट रहा है जनता का? इसलिए तकलीफ हो रही है। यस, उनको लगा यार अब तो हम गैर जरूरी, हम तो शरीर में जैसे अपेंडिक्स होता है ना, जरूरत नहीं है। वो अंटार्कटिका में जब ड्यूटी लगती है किसी की, तो अपेंडिक्स पहले निकाल के तब भेजा जाता है। अरे सर भाई, दुखाए लगी कल के, तो कहां से हम लोग वहां पे अंटार्कटिका में कहां से लाएंगे फैसिलिटी, तुमको एयरलिफ्ट करना पड़ेगा स्पेशली। इसलिए पहले ही जिसके अंटार्कटिका में ड्यूटी लगती है, 3 साल के लिए ड्यूटी लगती है, 2 साल के लिए, तो अपेंडिक्स निकाल के भेजते हैं। तो ये नेता जो है अपेंडिक्स बन गए हैं समाज के लिए, जातिवादी वाले। ठीक, बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सही तरीके से इस पूरे जातिवादी नैरेटिव को अस्त व्यस्त कर दिया। जैसे आपने पहलवान आंदोलन के झूठ को ध्वस्त किया, जैसे आप आजकल कुलदीप सेंगर जी वाले मामले के झूठ को ध्वस्त कर रहे हैं, वैसे ही आपने ये जो नया नैरेटिव आया, इसको भी आज इस पर एक खुलकर अपनी बात कही, और मेरे ख्याल से जो सत्य है वो कहा, और जो जनता की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे ये अपना अनुभव ज्ञान सब साझा किया। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी इस जातिवादी राजनीति पर? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस समय इसकी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश को जातिवादी राजनीति में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। एक समय था जब इसके अपने कारण थे, अपनी वजह थी, सही था गलत था जो भी था, क्योंकि उस समय में समाजवाद था, वहां तब कुछ नहीं था जनता के पास। तब शायद जनता अपनी जाति के नेता को पकड़ती थी कि भैया 100 काम है, 2-4 तो आप करा दीजिए, और वो कंट्रोल करते थे जनता को। अब शायद उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, तो आपके माध्यम से बातें दूर जाए हमें अच्छा लगेगा।
और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी और प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।